हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी क्लास 12। इससे पहले 11 क्लासेस हमने आपकी कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने आपकी 6 क्लास की NCERT की हिस्ट्री, ऐसे आपकी पोलिटी, हमने आपकी ज्योग्राफी, सभी क्लासेस जो है कंप्लीट की है। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और जो आपकी क्लासेस होती है उसमें ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट प्लस आपके यहाँ पर पैडागोजी, दोनों ही चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो आपके 60 नंबर जो है इन्हीं क्लासेस से आपके बन जाएंगे। सिर्फ आपको क्लासेस ध्यान से देखनी है, प्लस आपका नोट्स भी अपने बनाने होंगे। इसके बाद जो आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करा दिए हैं, तो आप सभी जाकर प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हो। तो यहाँ पर है आपका चैप्टर 2, आपका राजा और उनके राज्य। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र आपका फर्स्ट में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं तथा 12वीं शताब्दियों के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया। तो यहाँ पर 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच जो भी शासक हुए उनके बारे में जो है आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। आपसे पूरे मानचित्र से ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट है बनते हैं तो उन्हें ध्यान से समझेंगे। तो ये है आपके मानचित्र में बता रखा है कौन कौन से यहाँ पर है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ये परिवर्तनशील सीमाएं हो गई, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं, इसमें है नए राजवंशों का उदय। 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी, योद्धा, सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग जो है प्राय यहाँ पर महाहत या फिर सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक है, सामंत हमने पढ़ा था आपका 6 क्लास के NCERT में। बहुत से सारे कॉन्सेप्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। तो आप जाकर प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लेना, क्योंकि आपस में सारे चैप्टर रिलेटेड है। उनसे उम्मीद थी कि राजा व आपके स्वामी के लिए उपहार लाए। क्या करते थे उनसे उम्मीद कि राजा या स्वामी के लिए वो उपहार लेके आएंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे, सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, सामंत से यही यहाँ पर आशा की जाती थी। अधिक सत्ता या फिर आपके संपदा हासिल करने वाले सामंत को जो है यहाँ पर महासामंत या फिर आपका महामंडलेश्वर, जो कि पूरे मंडल का स्वामी होता था। तो पूछा जाए महामंडलेश्वर क्या है, कौन होता है, सीधा क्वेश्चन बनेगा तो आपको बता देना है। कभी कभी स्वामी जो है आपके आधिपत्य से स्वतंत्र होने का भी दावा करते थे। इस तरह यहाँ पर एक उदाहरण है, दक्कन में राष्ट्रकूटों का एक क्या था, यहाँ पर राष्ट्रकूट थे शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ, मतलब उनके अंदर में रहते थे, उनके अंडर में थे। इसके बाद 8वीं शताब्दी के मध्य जो है एक राजकूट आपका प्रधान दंती दुर्ग, क्या दंती दुर्ग ने आपके चालुक्य स्वामी के अधीनता को स्वीकार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, उसे हराया तथा आपका हिरण्यगर्भ, जिसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, आपका शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान कराया। इस अनुष्ठान में ब्राह्मणों की सहायता की। ये तो यह माना जाता है कि याजक जन्मा क्षत्रिय न होकर क्षत्रिय के लिए दोबारा क्षत्रियता तो प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, इससे उन्होंने जो आपका अनुष्ठान किया उससे जो उन्होंने क्षत्रियत्व उन्होंने प्राप्त कर लिया। वे क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने प्राप्त कर लिया क्षत्रिय के रूप में। ऐसे आपको अन्य उदाहरण देखने को मिलेंगे। उद्यमी परिवारों के पुरुषों के लिए राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया जाता था। मिसाल के तौर पर जो है कतम आपका मयूर शर्मन तथा गुज्जर परिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपनी परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। क्रमश कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य जो है सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो इनका भी नाम रखना है, याद रखना है आपको। पूछा जाए कतम आपका हो गया, गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र हो गए, कौन थे, क्यों इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, कह सकते हो। तो इन्होंने क्या होगा आपका यहाँ पर सैन्य शस्त्र जो है आप कह सकते हो क्षत्रिय धर्म जो अपनाया था। आगे आपका राज्यों में प्रशासन, यह है नए राजाओं के लिए कई जो है महाधिराज, मतलब राजाओं के भी राजा। महाधिराज हमने पढ़ा था किसे कहते हैं, ठीक है, क्या है, राजाओं के राजा। ऐसे आपके त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब 3 भवनों का स्वामी। इसी तरह अन्य आपके भारी भरकम उपाध्याय ग्रहण करते थे। इसमें दावा करने के बावजूद जो है वे अपने सामंतों, साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी भी करते थे। तो यहाँ पर हम बच्चों से एक क्वेश्चन पूछेंगे, पुट अप करेंगे, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, बच्चों को इंगेज करना भी जरूरी है। जब तक आप बच्चों को चैप्टर्स के साथ रिलेट नहीं कराओगे तो बच्चा चैप्टर नहीं समझ पाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन पूछते, भाई बताओ आपको क्या लगता है, वो जो अपने शस्त्र अपना लेते हैं शासन करने के लिए, इस तरह से अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया। तो इस टाइप के भी हम यहाँ पर कई तरीके के क्वेश्चन जो है पुट अप कर सकते हैं। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर किस प्रकार से पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या है,
कि राज्यों के उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन जो है इकट्ठे किए जाते थे। अक्सर जो है अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया मतलब बाध्य किया जाता। कभी कभी इस हिस्से को लगान मतलब मानकर वसूला जाता। मतलब कर क्या होता है, अपना मतलब उत्पादों में से कोई एक हिस्सा देना, वही चीजें यहाँ पर त्यागने के लिए कहा जाता। तो इसमें क्या है, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता, क्या कहता कि मैं भूस्वामी, मुझे चाहिए। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। यहाँ पर क्या है, 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश, ठीक है, चोल वंश का याद रखना है। अभिलेखों में विभिन्न किस्म के जो है करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिले हैं। कौन से सबसे अधिक जो उल्लेखित है वो है वेडी, ठीक है, क्या है वेडी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिए जाते, जैसे कि वहां पर आपसे काम करा दिया जाएगा 15 दिन 20 दिन इस प्रकार से, यानी जबरन श्रम या फिर कदाई यानी भू राजस्व थे। मकान के झाजन डालने पर लगने वाला, खजूर व ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारंपरिक आपका पारिवारिक संपत्ति पर उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए भी लगने वाला कर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। इन सब का उल्लेख जो है आपका अभिलेख में मिला। आगे बात करते हैं, हम बच्चों से पूछेंगे क्या इनमें से कोई ऐसा कर है जो आज भी लिया जाता है, तो बच्चे कहेंगे हाँ भाई, संपत्ति पे तो कर लिया जाता है, आपका इनकम टैक्स मतलब आपका आयकर होता है, इनकम टैक्स आपका लिया जाता है, तो बच्चे बताएंगे हाँ भाई लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे, पूरी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, इस पर जो है थिंकिंग करेंगे। आगे है, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था में किन मायनों में भिन्न है, ये भी पूछेंगे। भाई बताओ, पहले तो ये सारी चीजें होती है, आपने पिछली वर्ष भी पढ़ा, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, तो अब बताओ जो अब आज के टाइम में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बच्चों से चर्चा कराएंगे, सब बच्चे जो है आपस में पूछेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन यहाँ पर होगा। ये क्या है, ये संसाधन राज्य की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते तथा साथ ही साथ मंदिरों तथा दुर्गों के निर्माण में भी यूज किए जाते। संसाधन उन युद्धों में लड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते जिनसे लूट की शकल में धन मिलने तथा जमीन व्यापारिक मार्गों के लिए प्रयोग की संभावनाएं बनती। आगे है, राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती, प्राय वंशानुगत होती। सेना भी ऐसा ही होता था, क्या कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। क्या होता था, किस जो भी उनके राजा के जो निकट संबंधी होते वो ज़्यादा बड़े पोस्ट पर थे, पदों पर रहते थे। आगे है, प्रशस्तियाँ और आपका भूमि अनुदान, ऐसे ब्यौरे होते हैं जो आपके सब मतलब शाब्दिक सत्य नहीं हो सकते, लेकिन आपका यहाँ पर प्रशस्तियाँ बताती है कि शासक जो है खुद को कैसे दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा ऐसे रूपों में, ठीक है। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, ठीक है, ये रचना किसके, विद्वान द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा अक्सर जो है प्रशासन में मदद करते थे। यहाँ पर है आपका नागभट्ट की उपलब्धियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, याद रखना है। इन्होंने क्या किया, कई शासकों की उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले वर्ष जो है गुप्त वंश शासक जो है आपके समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पढ़ा था, जिससे क्वेश्चन बनते भी है, बताया था चैप्टर पढ़ाते वक्त। ऐसे ही आपका यहाँ पर है, संस्कृत में लिखी गई है, किसके द्वारा, नागभट्ट के द्वारा। ग्वालियर मतलब आपके मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रशस्ति में आपका प्रतिहार नरेश आपका नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार है, जैसे कि आपका आंध्र शेवधर मतलब सिंध, विदर्भ आपका महाराष्ट्र का हिस्सा, और कालिंग उड़ीसा का हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। मतलब यहाँ पर क्या इनकी प्रशंसा की है, इसका मतलब क्या होता है आपका प्रशंसा करना, कि भाई जब ये यहाँ पर राजकुमार थे तभी ये सब राजा जो है यहाँ पर धाराशायी मतलब हार मान चुके थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को भी विजित क्या मतलब उन्हें भी जीता। आगे है, उन्होंने वांग मतलब बंगाल का हिस्सा, अनर्थ मतलब आपका गुजरात का, मालवा मतलब मध्य प्रदेश, आपका कीरत वनवासी, आपका तुराक्ष तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों जो है उत्तर भारत के राज्य है, इनके राजाओं को पराजित किया। तो यहाँ पर क्या की प्रशंसा की जा रही है नागभट्ट के द्वारा। तो पूछा जाए नागभट्ट ने किस आपके राजा के बारे में बताया, किसका वर्णन किया, तो याद रखना है किसका वर्णन क्या है आप यहाँ पर, प्रतिहार नरेश का। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम बच्चों से फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, पुटअप करेंगे, सारी चीज़ें चर्चा कराएंगे। यहाँ पर है, राजा लोग जो है प्राय ब्राह्मणों को भूमि दान जो है पुरस्कार के रूप में देते। ये त्रम पत्र अभिलेखित होते जो भूमि पाने के लिए दिए जाते।
ये क्या होता है, भूमि पाने के लिए क्या है आपके ताम्रपत्र हैं जिन पर जो है चीज़ें लिखी जाती है। यहाँ पर बात करेंगे आपका चित्र 2 में आप देख ही पाओगे, यह थोड़े संस्कृत में थोड़े तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र है। एक संग्रह है जिसमें 9वीं 10वीं सदी से एक शासक द्वारा भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है। जिन कड़ियों में यह पत्र जुड़े हैं वह राजसी मोहर है। यह बतलाने के लिए यह प्रमाणिक दस्तावेज है। प्रमाणिक दस्तावेज जैसा आपने देखा होगा सरकार की मोहर लग जाती है तो वो सरकारी चीज हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर क्या था, प्रमाणिक मोहर लगती थी उस राजा की जिस राजा में वो यहाँ पर क्या थे, दस्तावेज थे। तो अब ये जिसके अंदर ये राजसी है, ये चीज़ें क्या है आपकी एक मोहर का काम कर रही है। तो इन पर क्या लिखा हुआ है, तमिल में संस्कृत में ये सारी चीज़ें लिखी गई है। आगे चलते हैं। यहाँ पर भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था, तो आप देख सकते हो यहाँ पर चोलों के द्वारा जो है यहाँ पर भूमि अनुदान जो है तमिल भाग के एक हिस्से का अंग है। मतलब तमिल भाग में ये चीज़ें देखने को मिली। इसमें मिट्टी के मेढ़े बनाकर कांटेदार झाड़ी लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया जाता कि बस इतनी जो है आपकी भूमि है, मतलब एक तरीके का निशान लगा दिया जाता। इन भूमि पर ये चीज़ें होती, फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बीज, बगीचे, फलोद्यान, आपके पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, आपका यहाँ पर गांव, बोबी, चबूरे, नहरें, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर देखने को मिलती। आपका दलदली जमीन, हौज, अनागार, आपका मछलियों के तालाब, मधुमक्खी के छत्ते और गहली आपके यहाँ पर झीलें, ये सारी चीज़ें हो गई। यह भूमि मिलती तो इस पर कर भी वसूल करते। न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल करते। पान के पत्तों पर भी लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर भी, वाहनों पर भी लगने वाला कर। यहाँ पर पकी हुई ईंटों के ऊपरी माल पर बड़े कमरे बना सकते थे, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकते। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर झाड़ी कांटेदार झाड़ियाँ जो है लगवा सकते। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकते, लेकिन क्या होता, पानी बर्बाद ना हो यह सुनिश्चित करना था यहाँ पर, और तटबंधों का निर्माण हो। आगे है, लेक की सिंचाई के लिए जितने संभव स्रोत मिल सके उनका भी हम उल्लेख कराएंगे बच्चों से। भाई बताओ आपको लगता है सिंचाई के लिए कौन से साधन है, कौन से स्रोतों का यूज करेंगे, तो बच्चे सोचेंगे भाई हम तो नल का भी यूज कर सकते हैं, नहर, तालाब, आपकी नदियाँ, इन सब का भी हम सिंचाई के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विचार विमर्श, ये क्या हो गया आपके टैग वर्ड, इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। आपको मैंने बताया कि आपके टैग वर्ड क्या है, सीटेट की एक क्लास ली है जिसमें आपके सारे टैग वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं, हर सब्जेक्ट के, चाहे एसएसटी हो, मैथ हो, ईवीएस हो, हर टैग वर्ड मैंने उसमें यूज़ किया है। आप जाकर देख लेना, 70 से प्लस क्वेश्चन जो है उसी से ठीक हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्लास है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है 12वीं शताब्दी में एक ब्राह्मत संस्कृत काव्य की भी रचना हुई जिसमें कश्मीर के शासकों के राजा का यहाँ पर इतिहास दर्ज है। याद रखना है जो आपके बृहत संस्कृत काव्य, इसमें किसका, कश्मीर के राजाओं का। क्वेश्चन बना है पहले भी। कलर नामक जो है एक रचनाकार थे, ठीक है, कलहन नामक एक यहाँ पर रचनाकार थे, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने क्या किया, इनके शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्येक दृश्यों के वर्णन में पहले के इतिहासों में समेत अनेक प्रकार के स्रोत मिले हैं। इन्होंने भी विभिन्न प्रकार की प्रशक्तियों के, लेखकों के भिन्न भिन्न अक्षर, मतलब ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर देखने को मिली है। तो कलहन पूछा जाए किसका, इन्होंने क्या था, कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया था। आगे है, धन के लिए युद्ध कहाँ से आता था, आपने गौर किया होगा प्रत्येक राजा जो है, या फिर आप कह सकते हो शासक राजवंश के आधार पर कोई क्षेत्र विशेष नहीं था, वे दूसरों के क्षेत्र को नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वंशनीय क्षेत्र था, वो था आपका गंगा घाटी कन्नौज नगर। ये क्या था आपका विशेष रूप से वंशनीय, मतलब उनका खुद का कह सकते हो। ऐसे आपका यहाँ पर गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत तथा पाल वंशों के शासक जो है सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि यह लंबी चली, ये 3 पक्ष में थी, इसी इतिहासकारों ने इसकी चर्चा जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, किन के बीच में था, तो बताना है गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, राजपूत पाल वंश के बीच में जो है यहाँ पर क्या हुआ, लड़ाई हुई, किस चीज़ को लेकर, कन्नौज को। इस चीज़ का याद रखना है, क्वेश्चन बनता है इसी प्रकार से। बच्चे पूछते हैं, हमारे तो समझ ही नहीं आता कि एसएसटी में क्वेश्चन कहाँ से आता है। एसएसटी में से क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी की बुक में से आएगा। सिलेबस में आपका सीटेट के क्लियर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की नोटबुक पढ़नी है, तो वही चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते तो मंदिरों का निशाना बनाते, क्योंकि वहाँ क्या था, अधिक संपन्न होते, वहाँ पर ज़्यादा उन्हें धन मिलता। ऐसे है आपका यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अफगानिस्तान के गजनी, गजनी से क्वेश्चन बनते हैं। गजनी का महमूद
यहाँ पर क्या है, एक ऐसा शासक था महमूद जिसने क्या किया, धार्मिक पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। कहाँ पर? 17 बार हमला। उसका निशान क्या था? संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ का मंदिर शामिल था। सोमनाथ के मंदिर पर किसने हमला किया? मोहम्मद ने, याद रखना, ठीक है, गजनी का मोहम्मद। इन्होंने क्या, धन उठा लिया। वहाँ का जो बहुत बड़ा हिस्सा था गजनी के वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ है। यहाँ पर युद्ध के लिए एक दूसरे को जो है यहाँ पर चामान भी थे और चौहान के रूप में जाने जाते। क्या होते? युद्ध करने के लिए दूसरे राजाओं से क्या होता है, चाहमान भी थे, जो कि चौहान के नाम से जाने गए। वे दिल्ली अजमेर के आसपास क्षेत्र में शासन करते। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी रूप से जो उत्तर प्रदेश के गढ़ वलोके से टक्कर ली। यहाँ पर चाहमान शासक कौन थे आपके? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है। पृथ्वीराज किसके थे? आपके चौहान वंश के, मतलब चाहमान। ये तृतीय थे जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को हराया। कितने में? आपका यहाँ पर 1191 में हराया। लेकिन क्या, उसी साल जो है वे स्वयं हार गए। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, आपको पता भी होगा, इनकी पूरी स्टोरी थी कि जो इनके जो है, आप कह सकते हो, जो इनके ससुर है उन्होंने इनकी हेल्प की थी, इसी वजह से जो है यहाँ पर ये हार गए थे। आगे है यहाँ पर चोल राज्य, आपका नज़दीक से एक नज़र। यहाँ पर क्या है, उरेयूर तथा आपका तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा आपका मुडियार नामक एक प्रसिद्ध स्थान के छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कहाँ के? आपकी नाम याद रखना है आपका, मुटरियार यहाँ का एक मुख्य परिवार था, इसकी सत्ता थी। आपका कोचीपुरम के पल्लव राजा की महमत थी। उधर क्या था आपका यहाँ पर प्राचीन मुख्य परिवार, जो कि आपका विजालिया ने 9वीं शताब्दी में जो है इसके मध्य जो है आपके मुटियार को जो है हरा दिया और डेल्टा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया चोल वंशियों ने। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो है आपका तंजावुर शहर और आपका निसुम सूदनी देवी का मंदिर बनवाया गया। क्या बना? आपका तंजावुर शहर किसने बनवाया? याद रखना है, किसने बनवाया? आपका यहाँ पर सीधा बताया गया है, आपका चोल वंशीय प्राचीन शासक परिवार विजालिया ने जीता, वहाँ पर कब्जा किया और वहाँ पर क्या करा? मंदिर बनवाया और शहर का निर्माण किया। ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। क्या परिवर्तनशील सीमाएं होगी, यह हो गया आपका उरेयार, आपका तंजावुर, ये सारे जो है इन्होंने यहाँ पर बता रखे हैं। इसमें आपका विजाले के उत्तराधिकारियों के पड़ोसी इलाकों को भी जीता। उन्होंने राज्य को क्षेत्र तथा शक्ति दोनों के रूप में बढ़ता गया। दक्षिण तथा उत्तर के आपके पांडवों तथा पल्लवों ने इनके इलाकों पर जो है राज्य का हिस्सा बना लिया। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, 1985 में जो है राजा बना कौन? यहाँ पर राजा राज प्रथम। क्या बना? आपका राज प्रथम जो है चोल शासक का यहाँ पर प्रथम शासक बना। ठीक है, ज़्यादातर क्षेत्रों में इन्होंने नियंत्रण किया। साम्राज्य पर जो है प्रशासन का पुनर्गठन हुआ। यहाँ पर राज के पुत्र जो है आपके राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए इन्होंने क्या की, एक जल सेना भी बनवाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आगे है आपका यहाँ पर भव्य मंदिर तथा कांस्य मूर्तिकला। राज ने जो है और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए आपके तंजावुर तथा आपके गंगाई कोड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापित तथा मूर्तिकला की एक दृष्टि चमत्कार है। किस प्रकार से देखते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये क्या है आपका एक मंदिर है। कौन सा? गंगाई कोड चोलपुरम। ठीक है, मंदिर, इसकी छत जो है क्रमश पतली है। उस पर गौर से देखोगे तो बाहरी तरफ दीवारों को सजाया भी गया, पत्थर की प्रतिमाएं अलंकित की है, उन्हें भी देखी तो आप देख पा रहोगे। यहाँ पर क्या है, मूर्तियाँ है, ये चीज़ें बनाई गई, देखो कितनी इन्होंने यहाँ पर चीज़ें निर्मित की है, जो कि अपने आप में ही चमत्कार है। यहाँ पर क्या है, चोल मंदिर अक्सर आसपास पर विकसित होने वाली वस्तुओं के केंद्र में बने। ठीक है, यह शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। शिल्प उत्पादन मतलब इसमें बहुत अच्छी कलाकारी हुई, बहुत ही ये डीपली तरीके से बनाए गए। यह मंदिर जो है शासकों तथा अन्य लोगों के लिए भी भूमि से भी संपन्न हो गए। भूमि पर उपज उन सारे विशेषज्ञों के निर्वाह पर खर्च करने के लिए होती। मंदिर के आसपास रहते वे काम करते, जैसे पुरोहित,
मालाकार, बावर्ची, मेहतर, आपका संगीत, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र बन गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मंदिर में सिर्फ पूजा होगी, ये बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर काम कर पाएंगे, तो यहाँ पर काम करने का भी कह सकते हो एक अच्छा संसाधन बन गया। आगे बात करते हैं मंदिर के साथ साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था क्या? कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। जो यहाँ पर कांस्य की प्रतिमाएं बनी हैं इसका काम सबसे विशिष्ट था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिना जाता है। विश्व की जो है ये सबसे फेमस है। इसमें ज़्यादातर प्रतिमाएं जो है देवी देवताओं की ही होती है, लेकिन कुछ प्रतिमाएं जो है भक्तों की भी बनाई गई है। यहाँ पर किसकी? भक्तों की भी। कृषि और सिंचाई, इसके बाद बात करेंगे कृषि और सिंचाई। जो आप देख पा रहे हो ये है मूर्ति। एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकित किया गया, इसे गौर से देखिए। तो ये क्या है? आपकी मूर्ति बनाई गई है, आप देख सकते हो कितनी इसमें कलाकारी की गई है उस टाइम पर। तो यहाँ पर क्या है? चोल ने कई उपलब्धि जो है कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव है। आप मानचित्र 2 में देख लेंगे, गौर से देखना। कावेरी नदी और यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली छोटी छोटी शाखाओं में बांट दिया। ये शाखाएं बार बार पानी क्या करती? उछेलती और किनारों में जो है उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती। शाखाओं का पानी, कृषि, ये सब चीज़ों का यहाँ पर काम होता है। चावल की खेती यहाँ पर जो है आवश्यक आर्द्रता के लिए मुहिम्मा करा था। मतलब यहाँ पर कह सकते हो चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में जो कृषि पहले ही विकसित हो गई, लेकिन 5वीं या 6वीं शताब्दी के आकार में इन इलाकों पर बड़े पैमाने में कृषि स्टार्ट हुई। कुछ इलाकों में जंगल साफ किए जाने लगे, दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया ताकि वे खेती आराम से कर पाए। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध भी बनाए। पानी को जो है खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण। कई क्षेत्रों में 1 से 2 साल में फसल उगाई जाती। कई जगह जो है फसलों की सिंचाई क्रमित रूप से बनाई जानी जरूरी थी। यहाँ पर क्रमित रूप से जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धति अपनाई गई। कुछ इलाकों में कुएं खोदे, कुछ अन्य जगह बारिश के पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। तो आप देख पा रहे होंगे ये चित्र के थ्रू क्या है? ये एक जलद्वार बनाया गया है। 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जलद्वार होज से नदी की शाखाओं में पानी को प्रवाह के जरिए जो है नियंत्रित करते। क्या करते? प्रवाह के जरिए नियंत्रित करते और खेत में सिंचाई जो है इससे होती। इसमें जलद्वार पारंपरिक रूप से जो है लकड़ी व धातु से बना होता, ठीक है, और आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित तथा आपके यहाँ पर नदी के दर को प्रवाह संचालित करने के लिए। पूछा जाए जलद्वार क्यों बनते थे तो सीधा आपको बता देना है। यहाँ पर है इन्होंने योजनाओं की जरूरत होती थी, जैसे श्रम संसाधनों को व्यवस्थित करना, कामों की देखरेख, पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर शासक जो है साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों की गतिविधियों के रूप में सक्रिय दिलचस्पी दिखलाई। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे है यहाँ पर साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित किया? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती है, उर से क्वेश्चन बने। उर क्या है? किसानों की बस्तियां, ठीक है। सिंचित खेती में जो है बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह गांव में जो है आपके गांव के समूह को क्या कहा जा? देखो यहाँ पर किसानों की बस्ती और गांव के समूह को जो है नाडु, ठीक है, याद रखना है। नाडु क्या? यहाँ पर गांव के समूह को। आगे है गांव परिषद, नाडु तथा न्याय करने के लिए कर वसूल करने जैसी प्रशासनिक कार्य थे। धनी किसानों को जो है केंद्र चोल सरकार जो है देखरेख में नाडु के कामकाज को अच्छा खासा नियंत्रित करने के लिए जो आपके धनी होते थे वो क्या करते थे? नाडु मतलब किसानों के समूह पर नियंत्रण करते थे, ध्यान रखते थे। यहाँ पर धनी भूस्वामी जो है चोल राजाओं के सम्मान के रूप में क्या कहा जाता है? यहाँ पर मुवेदे वेलन जो है 3 राजाओं की अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन, ठीक है, क्या बोला जाता? मुवेद वेलन। ये क्या करते? वेलन या फिर किसान कह सकते हो। इसमें 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला एक किसान होता था, याद रखना। एक तो ये, दूसरा है आपका अरयार मतलब प्रधान की उपाधि जो है यहाँ पर मिलती। तो पूछा जाए ये उपाधि कहाँ पर मिलती, कौन देता? याद रखना है कौन है? चोल राजाओं के द्वारा दी जाती। आगे है आपका भूमि के प्रकार। तो यहाँ पर क्या आ गया? आपके भूमि के प्रकार जो है इन्होंने दिए हैं। सबसे पहला क्या है? चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले क्या है? विलन वगाई। ये क्या है? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ठीक है, ये चीज होगी। दूसरा है आपका ब्राह्मण देही। पूछा जाए ब्राह्मण देही क्या? इन सबको आपको नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ब्राह्मणों को उपहार देने वाली भूमि। ऐसी है आपका यहाँ पर सालाभोग क्या है? किसी विद्यालय में के रख रखाव के लिए भूमि, ठीक है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि है उसे क्या बोला जाएगा? सालाभोग। ऐसे आपका देवदान तथा आपका
तिरन, मट्टी कनी, ये क्या है आपका मंदिर में उपहार दी जाने वाली भूमि। ऐसे आपका पल्ली चिमंदन, ये क्या है जैन संसाधनों आपके संस्थानों को दान देने वाली भूमि। आगे है, हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि दान मिला, ये सारी चीजें हो गई। कावेरी घाटी तथा दक्षिण भारत में दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण की बस्तियां अस्तित्व में आ गई, क्योंकि भाई उन्हें भूमि भी मिलने लगी तो उनका जो है कह सकते हो महत्व बढ़ने लगा। प्रत्येक ब्राह्मण देह की देखरेख जो है यहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती, जो कि कुशलतापूर्वक काम करती। इसके निर्णय शिलालेखों पर प्राय मनदेह के पर्वतों की दीवारों पर आप कह सकते हैं बोरेवार दर्ज किए जाते। इन्हें क्या कहा जाता, नैग्रम कहा जाता। इस चीज के बारे में हमने पहले भी बात की है, नैग्रम क्या था। नैग्रम से नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित थे। तो इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। नैग्रम क्या है ये हमने पहले पढ़ा है आपके 6th क्लास की एनसीईआरटी, तो जाकर पहले वाली एनसीईआरटी जरूर चेक कर लेना। आगे आपका तमिलनाडु में आपका चिगलपुट जिले में आपका उत्तर मेहुर से जो है प्राप्त अभिलेख इस बात का विस्तार करते हैं कि ब्राह्मण की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती। इसमें सदस्यों के लिए लोग योग्य होते, उनके नाम जो है ताल पात्र में छोटे टिकटों में लिखे जाते, मिट्टी के बर्तन रखे जाते। तो ये सारे काम जो यहाँ पर होते ब्राह्मणों की सभा के लिए। आगे फिर क्या कहा जाता कि किसी छोटे लड़के को हर समिति में जो है एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता कि भाई तुम निकालो, ऐसे करके। अभिलेख तथा लिखित सामग्री, यहाँ पर बात करेंगे कि आपका उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार जो है सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को एक भूमि का स्वामी होना चाहिए। क्या भूमि का स्वामी, जहाँ से भू राजस्व वसूल किया जाता हो, उनके पास एक घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है आपकी एक तरीके से कह सकते हो कंडीशन रखी गई कि सभा का सदस्य बनने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसे वेदों का भी ज्ञान हो, साथ ही साथ प्रशासनिक मामलों की भी अच्छी जानकारी हो, ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। तो ये चीज़ें भी कंडीशन यहाँ पर रखी गई। आगे है कि आपके संबंधित खाते जमा नहीं कराए तो वह चुनाव में नहीं लड़ सकता। तो आपको देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। 4 ऑप्शन देंगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा हाँ ये भी शर्त रखी गई थी, ये भी रखी गई थी, ये भी, तो आपको उन चीज़ से बचना है, बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वहाँ पर लगा के आना है। तो यही आपकी इंपॉर्टेंट शर्त थी। आप इसे बाकी देखना चाहो देख सकते हो, लेकिन आप इस चीज़ को रहने दीजिए, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करेंगे यहाँ पर आपका यहाँ पर कल्पना आ गई, मतलब आपकी पूरी एक्सरसाइज आ गई, आप इसे देख सकते हो। ये आपके काम के नहीं है क्योंकि हमने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो ये था आपका यहाँ पर चैप्टर जो कि हमने आपका कंप्लीट किया, इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली जो भी वीडियो है उन्हें ध्यान से देखिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि सीटेट आपको क्लियर करना होगा इस बार, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है आपके पास 50+ हज़ार वैकेंसी तो बिहार में, ऐसी आपके यहाँ पर DSSSB बहुत सारी जगह जो आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आप अपना सीटेट क्लियर कीजिए और गवर्नमेंट टीचर बनने की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाइए। तो यही आपका यहाँ पर चैप्टर था जो हमने कंप्लीट किया। तो आप सभी जो है चैनल के साथ बने रहे, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।